नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल था आपका 7 जुलाई 2023 और कल जो है आपका ICAR का एग्जाम था। तीनों शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं सिर्फ आपको प्रश्न नहीं बताऊंगा, अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, अगर आपने सिर्फ ये वीडियो भी देख लिया अच्छे से तो मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में 80% सवाल कवर हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं यही हूँ, आके मुझे बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि जीतल और टका किस शासक ने चलाया था, और मैं ये पहले भी कह दूं कि जो भी प्रश्न पूछे गए उसके लगभग 80% हमने आपको कराया है अपने क्लास के अंदर। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर एग्जाम दिए होंगे तो ये बात बखूबी जानते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही में से स्टूडेंट कह रहे हैं जिन्होंने ये सारे क्वेश्चन मुझे कल ही भेज दिया था, लेकिन टाइम के अभाव में मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था। आज मैं आपको तीनों शिफ्ट के एनालिसिस कराऊंगा। तो ये भैया इल्तुतमिश ने चलाया था आपका जीतल और टका। मैंने ये भी कहा है कि भाई जीतल किस चीज़ की बनी थी, तो जीतल आपका बनी थी कॉपर का, और टका जो बने थे ये आपका अर्जेंटम का यानी चांदी का। ये टका जो है ये आज भी बांग्लादेश का आपका आधिकारिक मुद्रा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है। इल्तुतमिश की पुत्री जो रजिया हुई ये दिल्ली पे राज करने वाली प्रथम महिला शासिका बनी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी, तो आपका आंसर होता है इल्तुतमिश की बेटी रजिया। ठीक है। तुर्कान ए चिहलगानी दल की गठन किसने करा, तो ये भी इल्तुतमिश ने ही करा था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नवरोज त्योहार जो पारसी धर्म का त्योहार है, पारसी लोगों का त्योहार है, तो इसको चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो गुलाम वंश के शासक बलबन को। बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा भी लागू करवाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे पहले जो मैंने बात करा तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करा, रियल जो आपका फाउंडर था उनकी बात करा, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। और खाली संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही रखा था, लेकिन बना के पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने बनाया था भैया, तो इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक कब मरे ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो 1210 ईस्वी में घोड़ा से गिर के मर गए थे चौगान खेलते समय, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है। भैया बिहू त्योहार 3 बार मनाया जाता है, तीनों बार असम के अंदर ही मनाया जाता है। मैंने आपको इनके नाम के सहित महीना के सहित स्पष्ट बता चुका हूँ। बिहू त्योहार जो है असम के सबसे प्रमुख त्योहारों में से हैं। बिहू नव वर्ष के रूप में भी सेलिब्रेट होते हैं, जो अप्रैल महीना में होता है, और इस बिहू को रंगोली या बोहाग बिहू कहा जाता है। मकर संक्रांति के समय जो बिहू सेलिब्रेट किए जाते हैं इसे भोगाली या माघ बिहू कहा जाता है। इसके अलावा एक आपका बच जाता है जो अक्टूबर के महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसे हम कंगाली या काटी बिहू के नाम से जानते हैं। तो ये बिहू के 3 फॉर्म हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, बिहू काफ़ी अपने आप में जो है अहम स्थान रखता है कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, तो इन तीनों बिहू के जो है समय के साथ याद रखें, ज़्यादा बेटर है। असम की अन्य त्यौहार में बगुरम्बा है, बिछुआ है, अम्बुबाची मेला है, ये सभी के सभी असम के अंदर लगती है। असम के अंदर ही आपका माजुली द्वीप है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर पे आइलैंड है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा असम में अभी अभी एम्स की जो है घोषणा भी हो गई है कि एक एम्स लगेगा गुवाहाटी के अंदर। इसके अलावा RAW राव का वर्तमान चीफ कौन है, तो राव का वर्तमान चीफ जो है रवि सिन्हा है। रवि सिहाग नहीं, रवि सिन्हा है। रवि सिहाग सर जो है आप जानते ही हैं कौन है। इनके अलावा इसकी स्थापना जो है 1968 में हुआ था राव का, है ना। ये मुख्यालय हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। DRDO जो रक्षा विभाग से संबंधित है, इसकी स्थापना 1958 में हुआ था, इसकी भी मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुआ था। SSC GD के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार जब GD की एग्जाम हुआ कि DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जनवरी को मनाते हैं, राइट। इसके अलावा वर्तमान में जो DRDO के प्रमुख है ये सतीश कामत साहब, माफ़ कीजिएगा समीर कामत साहब है। ठीक है, समीर कामत साहब है, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है, जो J. सतीश रेड्डी का स्थान लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भैया भारत का केंद्रीय बैंक RBI बैंक है, ये कोई सवाल ही नहीं है एक्चुअली।
पता नहीं क्यों पूछते हैं, है ना। तो ये आरबीआई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस आयोग के सिफारिश पे या फिर किस आयोग के द्वारा, तो आपको बताना है हिल्टन यंग के आयोग के सिफारिश पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर जो थे ये आपका ओसबर्न स्मिथ थे, लेकिन ये अंग्रेज गवर्नर थे, नाम से ही आपको लग रहा होगा। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो बने ये सीडी देशमुख साहब बने थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान जो गवर्नर है ये आपका शक्तिकांत दास है, जो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। 24वें कौन थे? उर्जित आर पटेल। और 23वें की बात करेंगे तो रघुराम जी राजन हो जाएगा। ठीक है। इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसकी हेड क्वार्टर मुंबई में है। अब आती है आरबीआई के इंपॉर्टेंट कार्य। देखिए दोस्तों, सवेरे के तड़के का समय है और मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए ये काम कर रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे बेहद अफसोस है कि कल मैंने आपको हेल्प नहीं करा पाया। नहीं तो मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही आएंगे और मुझे आंतरिक रूप से बहुत ही खुशी मिलती है ना। मौद्रिक नीति बनाना ये आरबीआई का काम है। नोट छापना ये भी आरबीआई का काम है। सीआरआर तय करना ये भी आरबीआई का काम है। एसएलआर तय करना ये भी आरबीआई का काम है। बैंक दर जारी करना ये भी आरबीआई का काम है। तथा साख सृजन करना ये भी आरबीआई का प्रमुख कार्यों में से है। देखिए आरबीआई जो है मुद्रास्फीति जो होती है इसमें भी कम करने में अहम रोल निभाती है। कैसे रोल निभाती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस स्थिति में आरबीआई क्या करती है? नोट को छापना जो है अस्थायी तौर पे बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बैंक के पास जो है पैसा कम पहुंचता है। जब बैंक के पास कैश कम रहता है तो आदमी के पास कैश कम हो जाती है। आदमी के पास कैश कम होती है तो आदमी सामान खरीदना कम कर देते हैं, और जो सामान महंगा हो गया था वो धीरे धीरे जो है सस्ता हो जाता है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति में भी आरबीआई अहम रोल निभाती है। इसके अलावा सभी प्रकार के नोट पे आरबीआई के गवर्नर के ही साइन होते हैं, लेकिन जो 1 रुपये की नोट होते हैं इस पे वित्त सचिव भारत सरकार के जो है साइन होती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जो वित्त सचिव भारत सरकार भी रहे हैं वो है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा आरबीआई की नई नीति जो एक निकली है इनका नाम दिया गया है पेमेंट विजन 2025। ई रुपये भी लॉन्च किए हैं आरबीआई, लेकिन अभी जो है ट्रायल पर्पस चल रहे हैं, अभी जो है पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। ये जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा कि भाई बिटकॉइन है, उसी प्रकार से ई रुपये है। लेकिन बिटकॉइन और इसमें क्या फ़र्क है? तो ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ई रुपये आपका ऑफिशियल होगा जो पूर्णतः सरकारी होगा। चोल वंश का शासन कब से कब तक था? तो चोल वंश की शुरुआत जो है 320 ईस्वी में मानी जाती है। अच्छा, शुरुआत ही पूछा था, ठीक है, इसीलिए मैंने इतना ही दिया है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चोल वंश किसके लिए फेमस है भैया? तो नौसैनिक शक्ति के लिए, नेवी पावर के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजा राजराज प्रथम जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काठियावाड़ी भाषा बोली जाती है? भैया काठियावाड़ी भाषा जो है गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में बोले जाते हैं, यानी आंसर में गुजरात ऑप्शन में दिया गया था, तो गुजरात ही राइट आंसर हो जाएगा। काठियावाड़ी तथा कच्छ जो है ये गुजरात में स्थित है। भुज भी गुजरात में स्थित है। भुज पिक्चर आपने देखा होगा जिसमें वो देश मेरे वाला गीत है जो अरिजीत सिंह ने गाया है। ये भुज के अरिजीत ही गाया है शायद, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन गीत यही है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये आपके गुजरात में ही स्थित है, जो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो इस समय दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसके मूर्तिकार कौन है? राम सुतार है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और ये नर्मदा नदी के प्रांगण में जो है ये स्टेचू खड़ी हुई है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री या प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। देसी रियासतों को मिलाने का जो काम किए थे, जो जिम्मा लिए थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही था। देसी रियासत समझते हैं ना, कि जब आपका देश आज़ाद हो गया था तो ये इंडिया कोई एक प्रदेश में नहीं था, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे रियासत थे, लगभग 500 से भी ज़्यादा। तो इन सभी रियासतों को अगर अलग अलग राज बनता तो 500 राज बन जाते। तो इन सबको मिलाने का काम का जिम्मा जो है पटेल जी के कंधे पे सौंपा गया था। पालिताना का जैन मंदिर ये भी गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी गुजरात में है। मोढेरा से एक क्वेश्चन और निकल के आएगा आने वाले समय में कि देश के 24x7 सौर ऊर्जा संचालित यानी सोलर सिस्टम से चलने वाला गांव कौन सा बना? तो गुजरात के मोढेरा बना। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल जो है गुजरात के भावनगर में स्थापित किए गए हैं। गुजरात के भावनगर में ही भारत का नमक अनुसंधान केंद्र भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सभी तटीय राज्यों में गुजरात की सीमा सर्वाधिक लंबी है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। जो क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाया हूँ वहीं बोलूँ
बोलूँगा कि ये मैं नहीं पढ़ाया हूँ, जितना पढ़ाया हूँ वहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की दूरी पीओके वाले एरिया में तय करती है। इसके अलावा श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये जो है भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनमें से आपकी स्थलीय सीमा जो है सभी के साथ लगते हैं, सिवाय आपका श्रीलंका और आपका मालदीव। ये दो ऐसे देश हैं जिनकी जो है जलीय सीमा ही सिर्फ साझा होती है, स्थलीय सीमा साझा नहीं होती है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसमें जलीय लैंड वाला और वाटर वाला दोनों जो सीमा है वो साझा होता है। फैराडे का नियम किस वर्ष आया था? तो 1831 में आपका माइकल फैराडे के द्वारा फैराडे का नियम आया था। आपका जो ये होता है कंडेंसर, जो पंखा वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा लगा रहता है कंडेंसर, तो इसकी रेटिंग जो है फैराडे में होती है। फैराडे का मार्किंग कुछ इस प्रकार से यू जैसा होता है। इसके अलावा ये 1831 में आया था। जनरेटर इत्यादि फैराडे के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब आई थी? 1869 में आई थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था, साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? सब दिन चिल्ला चिल्ला के बताते आया, पूछ दिया ना, पूछेगा ना भाई, है ना। तो ये कहाँ पे है? तो ये मैसूर कर्नाटक में है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तो ये आपके तमिल हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, मलयालम है, संस्कृत हैं, ओडिसी हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, तो तमिल है भैया। इसे 2004 में दर्जा दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज के। और क्लासिकल डांस कितने हैं? तो 8 हैं। हाफ क्लासिकल डांस कितने हैं? तो 1 है। कौन सा? छऊ, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद की बिरयानी भी फेमस है और हैदराबाद की चार मीनार भी फेमस है। हैदराबाद में स्टेचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है, जो रामानुजाचार्य की बैठा हुआ मुद्रा में प्रतिमा है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय भी हैदराबाद के अंदर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इरडाई का नाम आपने सुना होगा, जो बीमा क्षेत्र में कार्य करती है, तो इसकी भी मुख्यालय हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना 1999 में किया गया था। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा आपसे पूछ लिया है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये आपका 35 वर्ष रखा गया है। राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों ही बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र लगती है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र में प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्यों के अंदर प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति संसद के प्रमुख तथा तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी प्रधान होता है अनुच्छेद 53 के तहत, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन मैंने यहीं पर ही आपको बताया है कि अगर आपसे पूछे कि जो भाई कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, यानी पावर का यूटिलाइज कौन करता है, तो आपका आंसर पीएम में बदल जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी, आर्टिकल 76 के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसमें राज्यपाल का परामर्श लगता है। इन सभी जो की पोस्ट हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। रोहित शर्मा के किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भैया रोहित शर्मा जो हिटरमैन है, इनके कभी कोच रह चुके हैं दिनेश जवाहर लाड। इनका पूरा नाम है दिनेश जवाहर लाड। लाड जो सरनेम है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा जी, है ना। तो यह इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1985 में होती है। देखिए खेल के क्षेत्र में आपके जो है 2-3 पुरस्कार की ईस्वी भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अर्जुन पुरस्कार 1961, इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था 1991, और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। भैया द्रोणाचार्य पुरस्कार में ये खासियत है कि ये सिर्फ कोच को दिया जाता है, ये किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। तो ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पौधा अपना भोजन का अधिकांश भाग किस रूप में स्टोर करते हैं या फिर बैलेंस करके रखते हैं? तो ये आपका स्टार्च के रूप में। स्टार्च मतलब मांड होता है जी, है ना। मुख में जो भोजन की पाचन आपका स्टार्ट होता है, तो इसी स्टार्च पे पाचन स्टार्ट करता है लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका भोजन जो है मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, इसीलिए रात के समय जो है फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं संभव है। पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक जो है संयोजी उत्तक होते हैं। जाइलम की मदद से जल की चढ़ाव होती है और फ्लोएम की मदद से फूड की चढ़ाव होती है। ज से जल तो है ना, जाइलम, ज से जाइलम है तो जल हो जाएगा, फ से फ्लोएम है तो फूड हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कक्षा 9 के लिए क्लास पीरियड का टाइम कितना रखा गया है? तो
लगभग 40 मिनट की जो है रखी गई है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये मेरे सिलेबस से बाहर है, ये मैं आपको नहीं पढ़ाया था। अगला प्रश्न, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे भैया? जलालुद्दीन खिलजी थे खिलजी वंश के संस्थापक। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। इन वंशों के प्रथम संस्थापक आपको जरूर याद होना चाहिए। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिजर खां और लोदी वंश के बहलोल लोदी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर एहसानी कहा जाता है, जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करवाया था, अस्थायी सेना रखवाया था, दक्षिण विजय किए थे मलिक काफूर के अगुवाई में। अगला एक प्रश्न, एनडीआरएफ किसके द्वारा संचालित की जाती है? एसडीआरएफ है जी, ये एनडीआरएफ नहीं, एसडीआरएफ है ना, स्टेट वाला, स्टेट डिजास्टर है ना। इसके अलावा जो आपका रिएक्शन फंड होती है, मतलब प्रतिक्रिया जो फंड होती है, कोष होती है, ये राज्य सरकार के द्वारा, खास करके मुख्यमंत्री इनके चीफ होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस फंड की शुरुआत जो है आपके 13वें वित्त आयोग के जो है अनुसार किए गए थे, है ना। अभी कमा वित्त आयोग चल रहा है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं 15वां लिख दिया है, इनके अध्यक्ष कौन है तो ये मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने 2030 तक कुल बिजली उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? तो 51,000 मेगावाट जो है रखा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 51,000, एक जीरो ज़्यादा हो गया, एक जीरो कम कर दीजिएगा। इसके अलावा लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? भैया लोहड़ी का त्यौहार जो है ये पंजाब राज्य में नववर्ष के नववर्ष नहीं, ये जो मकर संक्रांति है उस समय सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। उसी समय भारत में मकर संक्रांति, उत्तर भारत में केरल में मकर बिलक्कू, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण त्यौहार मनाया जाता है। गुजरात में इसी उत्तरायण त्यौहार के मौके पे पतंगबाजी होती है, पतंग महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। उपयुक्त सभी त्यौहार जनवरी महीने में होते हैं, 14 या 15 जनवरी को, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और ये सभी के सभी त्यौहार जो है फसली त्यौहार है, कॉर्प त्यौहार है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कितना प्रतिशत होता है? मतलब प्लास्टिक का कितना प्रतिशत रिसाइकल होता है? तो लगभग 30%। ये ऑफिशियल डाटा है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या था, ठीक है। रिसाइकलिंग करने का मतलब कि एक बार यूज कर लिए फिर से रिसाइकल करके नया मोड़ दे दिया। देखिए प्लास्टिक भी 2 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। एक आपका बेकेलाइट प्लास्टिक होता है ना, जो ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण है। जैसे टीवी का कवर आपने देखा होगा, टीवी का कवर जो है भंगार वाला भी नहीं लेता, मतलब जो ले जाते हैं ना कचरे कूड़े वाले, वो भी नहीं ले जाएंगे क्योंकि उसकी कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे घर में जो आपका बिजली के जो भी बोर्ड वगैरह होते हैं उसके जो स्विच बने होते हैं ना, वो ताप दृढ़ प्लास्टिक के बने होते हैं, मतलब एक बार बन गया तो फिर इसके जो है दूसरे आकार में नहीं बदला जा सकता, समझ रहे हैं। और एक होता है रिसाइकल योग, है ना। तो अभी जो केंद्र सरकार ने बात की है भाई कि जो बिना रिसाइकल वाला जो प्लास्टिक है उसकी यूज नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो पर्यावरण को काफ़ी जो है हास हो रही है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका का वह भाग जो कोशिका को आकार एवं मजबूती प्रदान करता है। कल ही मैंने बताया था, ने परसों बताया था कि भैया देखिए प्रकृति है बहुत बड़ा, प्रकृति जो है बहुत बड़ा कलाकार है, उनसे बड़ा इंजीनियर न तो कोई हुआ न होगा, चाहे इंसान कितने भी आगे निकल जाए। इसीलिए प्रकृति ने सोचा कि भाई मानव में स्केलेटन सिस्टम है तो ये एक मजबूत है कि 2 डंडा मारो भी तो हड्डी बर्दाश्त कर लेता है। कहा जाता है कि मस्तिष्क में जो है कोशिका विभाजन नहीं होती है, इसीलिए हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो ओम पालनहारा है वो ऐसा आपका सर को भी बनाया है कि कई लेयर में जो है आपके अंदर रखे हैं ताकि थोड़ा बहुत चोट भी लगे तो बच जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से पौधों के लिए भी सोचा गया कि भाई इनको जो है आकार शेप मजबूती कैसे मिलेगा, तो उसमें सेल वॉल नाम के जो है कोशिका भित्ति दे दिए कि भाई लो तुम्हें आकार भी ले लो और तुम अपना जो है मजबूती भी प्रदान कर, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, है ना। तो हमें स्केलेटन सिस्टम जिस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है उसी प्रकार से पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति या सेल वॉल काम करते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जैसे मैंने अभी कहा, हमें स्केलेटन दिया, उन्हें जो है कोशिका भित्ति दे दिया, सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। पिगमेंट भी सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। पिगमेंट क्या है भाई, क्लोरोफिल वगैरह, है ना, जिसे लवक कहते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज जो है ये ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना ही होगा। साइनोलॉजी कुत्ते का अध्ययन होता है, जब भी कोशिका का पूछता है तो ऑप्शन में एक ऑप्शन साइनोलॉजी भी रहता है, जिससे बचना है आपको, ठीक है। एक प्रश्न है यहाँ पे, फटोरनी यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए फटोरनी लिखा है बच्चे ने, लेकिन इस प्रकार के फतरोनी होता है, ठीक है। तो ये आपका
गोवा में मनाया जाता है जी। कहाँ पे? गोवा में। मैंने आपको यात्रा कई बताए हैं, खाली यात्रा रहेगा तो आपको पश्चिम बंगाल आंसर लगाना है। धनु यात्रा रहेगा तो आपको उड़ीसा आंसर लगाना है ना। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ यात्रा रहेगा तो भी उड़ीसा ये आंसर लगाना है। मेदराम यात्रा रहेगा तो आपको तेलंगाना आंसर लगाना है। और फतोरनी यात्रा रहेगा तो आपको गोवा आंसर लगाना है। देखिए, गोवा से कई और सारे त्योहार हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे तरंग मेल आता है। मैंने ग्रुप डी में ये क्वेश्चन करवाया है, जो आपका क्वेश्चन अभी पूछा गया है। सो जो है, सिमगो है ना, ये सभी के सभी जो है आपके गोवा में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है ना। महावीर उद्यान भी गोवा के अंदर ही स्थित है। गोवा सभी तटीय राज्यों में सबसे छोटा है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कहाँ पर हुआ था? भैया, गौतम बुद्ध के जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुए थे और मृत्यु कुशीनगर में हुए थे। ये सब पूछा ही नहीं जाना चाहिए। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण है। ज्ञान की जो प्राप्ति हुए हैं इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, तथा जो मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, है ना। आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है किसके संरक्षण में अपना अंतिम समय गुजारे, तो मल्लों के संरक्षण में। ये बात ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध जो है ये आपका अजात शत्रु के पिता, है ना, बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था भैया? पाली भाषा में दिया था। ठीक है। सारनाथ में ही आपका धमे के स्तूप है, जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, यूरिया 1828 पर बोल्हर ने बनाई थी, यह किस प्रकार का उर्वरक है? भाई सिंपल सी बात है, यूरिया जो है नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अन्य सभी उर्वरकों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, जो 40% से भी अधिक नाइट्रोजन होती है। ठीक है। इसके अलावा पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये बात भी आपका ध्यान रखना है ना। इसके अलावा पेनिसिलिन उद्योग इंडिया में जो है आपका कहाँ पे लगाया गया था? तो आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, पिंपरी सिंदरी। ठीक है। इसके अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश की सेक्स रेशियो सबसे अधिक है? मैंने सब दिन बताते हैं भाई, पुदुचेरी। पुदुचेरी की सेक्स रेशियो सबसे अधिक है। और ऐसे राज्य की बात करेंगे तो केरला की सेक्स रेशियो सबसे अधिक है। अगर आपको साक्षरता की बात करेंगे तो राज्य में बात करेंगे तो केरल, और यूटी में बात करेंगे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। केरल का 94% 2011 में आंका गया था और लक्षद्वीप का 91.6% आंका गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष प्रभार किसे दिया जाता है? अध्यक्ष का प्रभार, अध्यक्षता का प्रभार भैया मैंने आपको बता रखा है कि प्रधानमंत्री कई सारी चीज़ की जो है अध्यक्षता संभालते हैं इनडायरेक्टली, है ना। ये कौन है भाई? प्रधानमंत्री आंसर हो जाएगा। भारत में जो भी परमाणु कार्यक्रम होता है इनडायरेक्टली उनके जो चीफ होते हैं वो प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नीति आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा लोक लेखा समिति का नाम सुने हैं? जरूर सुने होंगे, तैयारी कर रहे हैं आप, मौज कीजिए। आप गुजरात में हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं ये विपक्ष के नेता होते हैं, जैसे अभी अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे मैंने आपको रिलेट करना सिखाया है कि जो चीज़ केंद्र में प्रधानमंत्री के जिम्मे है वही राज्य के अंदर एक सीएम के जिम्मे होते हैं। जो चीज़ केंद्र में राष्ट्रपति के अंदर है वही एक राज्य के अंदर राज्यपाल के जिम्मे होते हैं। जो चीज़ केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर है वही चीज़ राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के अंदर होते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना ही होगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या पूछ लिया है, यानी एसटी कैंडिडेट। तो भैया ये 8.6% है। अगर आपसे कोई आने वाले शिफ्ट में एससी भी पूछ ले तो लगभग 17% बताइएगा। 16 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 17 मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित समुदाय पाए जाते हैं। इसके अलावा देश में सबसे बड़ी जातीय समुदाय जो है ये गोंड है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देश की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी उस समय 2011 के अंदर। अब तो 142 करोड़ जो है आपका आंक दिया है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो चाइना को भी पछाड़ने की नौबत आ गई है और हमने पछाड़ दिया है। हालांकि ऑफिशियल डाटा नहीं आया है जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम सिक्किम का है, सबसे अधिक शहरी महाराष्ट्र का है, सबसे कम शहरी भी सिक्किम
सिक्किम का है, सबसे अधिक ग्रामीण यूपी का है, सबसे अधिक ग्रामीण भी सबसे कम ग्रामीण भी सिक्किम की ही है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल राजस्व पर कितनी वृद्धि हुई, तो 15.5%। अब देश में जो आप चीज़ जान रहे हैं कि व्यापार वर्ग जो है ये क्यों नाखुश होते हैं, क्योंकि उनको जीएसटी अब चुरा नहीं सकता। अब कोई भी आदमी बेईमानी नहीं कर सकता है। जो व्यापारी वर्ग है उनको हर चीज़ के लिए एक बिल देना पड़ता है, और जैसे ही बिल क्रिएट होती है तो जो भारत सरकार की जीएसटी है वो कट के क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये जो वृद्धि आया है ये जीएसटी के आने से हुआ है। जीएसटी इसमें अहम रोल निभाती है। देखिए, जीएसटी की शुरुआत जो है ये 1 जुलाई 2017 को इंडिया में किया गया, और सबसे पहले लागू करवाने वाला राज्य असम था। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स की उदाहरण है, और मैक्सिमम जो है अभी इंडिया में लागू 28% है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 279 का ए आर्टिकल है संविधान के अंदर, ये जीएसटी परिषद को परिभाषित करता है, जिसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, आपसे पूछ लिया गया है। तो पौधे का रसोई घर जो है आपके लवक को कहा जाता है, क्लोरोफिल को कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग हरा होता है, ये मैंने अभी अभी कहा। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की घटना जो है इसमें क्लोरोफिल अहम रोल निभाता है। मिटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली, यानी लाइसोसोम समझ रहे हैं ना, आत्मघाती थैली इसे कहा जाता है। आत्मघाती थैली इसका मतलब ये नहीं कि कोशिका हमें जो है मार ही डालेगा, तो ऐसा रहेगा तो भाई इसे क्यों रखेंगे अंदर, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, ये वाला, ये मैं इंसान बना तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बचपन से ही पैदल है भैया, बहुत कमज़ोर है ड्राइंग में, कुछ भी नहीं बना पाता ड्राइंग के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा लड़का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोटा सा लड़का है जिनकी 2 हाथ हैं, मान लीजिए ये टांग है। तो यहाँ पे इसको चोट लग गया, जब चोट लगेगा ब्लड क्लॉट होगा, बहुत सारे जो सेल है यहाँ की डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो डैमेज हुआ सेल है, जो कैराकेस है, इमेजिन कीजिए कि कोई चीज़ जब मर जाता है तो सड़ता गलता है तो गंध आती है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ है कि भाई अवशिष्ट जो जमा होती है वहाँ पे बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह लग जाती है। तो अंदर शरीर के अंदर भी सेम प्रक्रिया होती है भाई। आप शरीर जो है आपका एक सिस्टम है, नोट इज एक पार्ट नहीं है, इट इज ए सिस्टम। जिस प्रकार से कंप्यूटर में कई सारे चीज़ मिलके एक सिस्टम है, उसी प्रकार से आपका शरीर एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। जब इंटरनली कोशिका मर जाते हैं तो उसे साफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो बाहर से तो आप डिटोल लगा के हटा देते हो, लेकिन शरीर के अंदर जो हुआ है उसका क्या करोगे। तो लाइसोसोम जो है अपनी छिड़काव के द्वारा यानी वहाँ आता है और उसको साफ कर देता है, भक्षण कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे आत्मघाती का थैली कहा जाता है। तो जब कभी ये बिगड़ जाता है तो सभी जो भी कुछ जिंदा कोशिका उसको भी छिड़क देगा तो मर जाएगा, इसीलिए इसे जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए, मैं सब दिन आपको बताते आया हूँ, जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो साउथ के पूरे हैं, और अधिकांश बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये भी मैं बताया हूँ कि भाई तमिल तेलुगु, बच्चे को लगता है कि ये सब एक ही है और एक ही जगह बोले जाते होंगे। नहीं, ये चीज़ जो है कई मतलब अलग अलग है। आपने एक पिक्चर देखा होगा, मुझे मेरे हिसाब से चक दे इंडिया उस पिक्चर का नाम है, जिसमें वो कोच जो बैठा होता है और लड़की को बोलता है, कोई चीज़ ऐसी बात करता है तो उन्होंने बोलता है कि भाई तमिल और तेलुगु में उतना ही फ़र्क है जितना झारखंड और केरला में। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं भी इसी प्रकार से बताता हूँ। तो आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है ये तेलुगु है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश का छोटा बेटा 2014 में जो अलग हुआ तेलंगाना, यहाँ भी बोली जाती है। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। मलयालम आपके केरल में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, और तमिल जो है ये तमिलनाडु के अंदर बोले जाने वाली भाषा में है ना। अब ये जो चारों भाषा आपने देखा ये क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाता है, और 2 गो जो छूट गया क्योंकि 6 गो है, तो संस्कृत और ओडिसी को आप जोड़ लेंगे तो ये हमारा 6 क्लासिकल लैंग्वेज बन गया कि साउथ के सारे प्लस 2, साउथ के सारे प्लस 2। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति की घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डाक सेविंग के लिए है ना M1 M2 M3 M4 में से किसको स्टोर करते हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया था भैया ये मुद्रा आपूर्ति के घटक हैं, है ना। कौन सा M1 M2 M3 M4, वो PDF भी मैंने आपको दिया था। नेशनल साइंस सेंटर, अच्छा PDF की बात आई तो ध्यान आ गया भैया, PDF जो है ना मैंने आपको बता रखा है कि जो मैं एनालिसिस करवाऊंगा उसका PDF आपको फ्री मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर, है ना। और हाँ, ये बात अलग है कि जब मैं एनालिसिस करा लूँगा तब जो है जो विस्तृत PDF लिखूँगा, है ना, तो वो मैं व्हाट्सएप पे भी दे सकता हूँ। लेकिन ये फिर जो है आपके टेलीग्राम के ऊपर एनालिसिस वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है।
देखिए, जो बच्चे बोल रहे हैं कि आपने पीडीएफ की चार्ज लगाए, भैया पीडीएफ की चार्ज सिर्फ एक ही सीरीज की चल रही है, जो टीसीएस के द्वारा हाल फिलहाल में पूछे गए क्वेश्चनों का एक विस्तृत, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ पे मैं मकसद लिख रहा हूँ कि जो कंसस बच्चे हैं वो 25 रुपया मुझे देकर इस 25 रुपये से 25,000 की नॉलेज निकाले भैया, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आप अगर इसी वीडियो में अगर आप शुरू से बने होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टीचर आपके लिए इतना सोचेगा कि भाई इतना चीज़ दे दो कि एग्जाम में कुछ भी पूछे ना तो इसमें से जो है बहुत कम चांसों की छूटने पाए। ठीक है, मैं सिर्फ आपके ऊपर ही काम किया है और इसीलिए आप मुझे इतना प्यार दिए हैं, और बहुत जो है अच्छा भी लगता है आप लोग जो पॉजिटिव कमेंट करते हो, है ना। और मैं आपके लिए भी आगे भी सोचता ही रहूँगा। मैं भले ही कम वीडियो बनाऊंगा लेकिन जो है एकदम परफेक्ट बनाऊंगा कि आपको जो है बरगलाते, क्योंकि आप मेरी वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो मैंने यही चीज़ लिखा है सीधे सपाटे में कि भैया बरगलाते हुए नहीं, मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, और मैंने आज तक इसी पे काम किया, नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी बुक को उठा के मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है व्यू के चक्कर में, कभी ऐसा आप मुझे नहीं पाओगे, ना मैं ये करूँगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये टीसीएस वाली जो मैंने सीरीज चलाया है इसके लिए मैंने 25 रुपये बच्चे से चार्ज किया है। 25 रुपया मतलब एक पीडीएफ का नहीं है, इसमें मैंने आपको 57 पीडीएफ देने की बात करी है। अगर 57 से जो 25 को भाग देंगे तो हम मेरे ख्याल से 0.423 के समथिंग आएगा, तो 42 पैसे में एक पीडीएफ दे रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ बताइए, है ना। ये जो है हमारे ऐप के सब्सक्रिप्शन के भी चार्ज नहीं होंगे, है ना, इससे ज़्यादा तो लग जाते हैं भैया, है ना। चलिए, बाद बाकी आपकी मर्जी है ना। ये जो पीडीएफ की जो मैं बात कर रहा हूँ वो दूसरा सीरीज है जो पर डे शाम को 7 और 8 के बीच में वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाती है। उसके लिए एक टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक दिया रहता है उसी वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमें, है ना। अब बाद बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी पीडीएफ मुफ्त में ले सकते हैं। नेशनल साइंस सेंटर किस राज्य में स्थित है भैया, तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भिन्नता के आधार पर भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। यहीं पर ही मैंने आपको एक चीज़ और बताना है कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो आपको बताना है 15। ठीक है, इसके अलावा जो ये 5 जलवायु क्षेत्र में बांटे इनमें से कुछ पार्ट जैसा कि मुझे याद है, थार मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिणी पठारीय प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश, और भी 2 है जो मुझे इस वक्त स्मरण नहीं हो रहा है। इसके अलावा इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये मैंने नहीं बताया, जो क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष वर्ग की 100 मीटर की दौड़ में किसने अपना पिछला रिकॉर्ड 0.1 सेकेंड से सुधार के साथ जीत लिया है, तो भैया ये था अमलान बोरगोहन। अब ये बोरगोहन भाई साहब है तो पक्का ये असम से बिलोंग करते होंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है। सब दिन बताते आया हूँ, NaHCO3। एच रहेगा तो बाई रहेगा, एच रहेगा तो बाई रहेगा, बाई रहेगा तो खाने वाला रहेगा। बाई का काम क्या है, खाना बनाना। घर में जो बाई रहती है ना, बाई मतलब जो एक आदमी रख लेते हैं जो खास करके लेडीज होती हैं जो खाने बनाती है हॉस्टल वगैरह में, उसे बाई कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। दूसरे जगह क्या कहते हैं आई डोंट नो, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो इसीलिए। ठीक है, तो बाई रहेगा तो खाना बनेगा, इसीलिए मैंने इसे ऐसे ही ध्यान में आपको रखवाना है कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडम या बेकिंग सोडा, है ना। इसके अलावा जो धोने वाला सोडा होता है इसमें बाई हट जाता है। ठीक है, जब कपड़ा धोने की बारी आई तो बाई चली गई, कपड़ा खुद ही धो, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट इसे कहते हैं, और इसका सूत्र भी बदल जाता है, Na2CO3 होता है ना। इसके अलावा कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH होता है। मैंने आपको याद रखने के तरीके बताए हैं कि आप हाइड्रोक्साइड किसे पढ़ेंगे जिसके लास्ट में OH लगा रहेगा, कार्बोनेट किसे पढ़ेंगे जिसके लास्ट में CO3 रहेगा। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे संगमरमर कहते हैं, है ना, तो इसे कार्बोनेट ही पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा संगमरमर जो है, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक चट्टान है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। GNDU यूनिवर्सिटी 2021 बैच में कौन सी ट्रॉफी जीती है, देखिए एक माका ट्रॉफी होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का नाम सुने हैं, तो ये जो है दिया जाता है माका, है ना। ये माका कौन जीता है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से नाम है GNDU, है ना। इसे भी ध्यान रखेंगे। और इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हुआ है ना यूपी के अंदर, 3rd संस्करण, जो मैंने कल करंट सेक्शन में पढ़ाया था, मतलब TCS वाले वीडियो में, है ना, तो ये जो है जीता है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, आने वाले समय के लिए टॉप क्वेश्चन बनेगी। नोकिया किस देश की कंपनी है भैया, बहुत दिन से कनेक्टिंग पीपुल आपने
देखा होगा, दूगो हाथ निकलता था दोनों साइड से, जब नोकिया की मोबाइल शुरू शुरू में आया था, है ना। मोबाइल रखना एक अमीरी की पहचान हुआ करती थी, आजकल तो मोबाइल रखना ही सबसे जो है ये है। तो ये फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, ठीक है। वॉलमार्ट एक जो है रिटेल कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर है, ये आपके अमेरिका की कंपनी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सैमसंग मोबाइल जो देखते हैं A20, A23, M5, है ना, तो ये आपका जो है कोरिया की कंपनी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है? सैमसंग वाला जो है थोड़ा सा डॉट है, कोरिया का ही है या कोरिया का ही है, जरा एक बार देख लीजिएगा भैया, है ना। सैमसंग वाले में थोड़ा सा डॉट लग रहा है मुझे। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंद शक्ति। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है ना। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्ता है ना। इसके अलावा शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। नंद वंश के महापदम नंद है। गाटा कमारू क्या था? बाबा गुरुदेव दत्त, ये आपका जहाज है भैया गाटा कमारू, है ना। इसके अलावा अकबर के बाद मुगल साम्राज्य पर गद्दी पर कौन बैठा? तो भाई जहांगीर 1605 में, सिंपल सी बात है। मुगल वंश की स्थापना पानीपत की प्रथम लड़ाई के फलस्वरूप बाबर 1526 में बस आए थे इब्राहिम लोदी को हरा के। बाबर के बाद मुगल गद्दी पे 1530 में हुमायूं बैठा। हुमायूं एक अभागा शासक रहा मुगल वंश में, ऐसा माना जाता है। इनका जो शासन अवधि रहा काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, यहाँ तक कि इससे निर्वासन भी मिला था, ठीक है। फिर 1556 से 1605 तक जो है आपका अकबर ने बैठा। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, तो 1605 से 1627 तक जो है जहांगीर का शासन रहा। अकबर के शासन काल को जो है साहित्य का स्वर्ण काल या फिर ओवरऑल मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बाबर को जो है कलंदर कहा जाता है। कहाँ गया बाबर? कलंदर कहा जाता है ना। इसके अलावा बाबर का ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन बाबर है ना। इसके अलावा जो आपका अकबर है, इसका ओरिजिनल नाम जलालुद्दीन अकबर है, और जहांगीर का जो है निकनेम सलीम भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1627 से 1658 तक शाहजहां ने बैठा था। शाहजहां का भी एक ओरिजिनल नाम है जिसका नाम खुर्रम है ना। शाहजहां जो है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसे तख्ते तौस कहा जाता है, और इसी तख्ते तौस को उठा के नादिर शाह जो है आपका कहाँ ले गया था? तो ईरान ले गया था। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है भाई? 7.4 होता है। मैंने पीएच स्केल ड्रॉ करके आपको बताया था। मान लीजिए ये 7 है, ये 1 है, ये 14 है, इस प्रकार से मैंने बना दिया है, ठीक है। तो अगर 7 कोई चीज है तो ये न्यूट्रल है, उदासीन है। जैसे शुद्ध जल आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से कम कोई चीज है तो एसिटिक है ना, एसिटिक है यानी अम्लीय है। और 7 से अधिक है तो अल्कलाइन है यानी आपका क्षारीय है। मैंने आपसे एक चीज बताना है, क्योंकि भाई मान लीजिए किसी चीज का पीएच मान 2 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका पीएच 2 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका पीएच 3 है। आप इसमें कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा जो है आपका वीक एसिड है? तो मैंने कहना है कि जिसका पीएच मान 2 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी पीएच मान जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा एसिटिक गुण होगा उसके अंदर। लेकिन क्षार में जस्ट उल्टा है। मान लीजिए एक भस्मीय कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 1 का 8 है और एक का पीएच मान 10 है, तो इसमें से कौन जो है प्रबल भस्म है या फिर प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मेटल है? तो भाई ये जो है आपका पीएच जिसका 10 होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा, ठीक है। इसके अलावा पीएच के जो स्केल होते हैं इसके खोज कौन किए हैं? सोरेनसन महोदय ने किए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा कितने किलोमीटर लगती है? अभी अभी मैंने बताया 106 किलोमीटर, तो क्वेश्चन भी पूछेगा डायरेक्ट, तो 106 किलोमीटर। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। राष्ट्रीय युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो ये हरियाणा बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम की 5वीं संस्करण के विजेता कौन है? तो महाराष्ट्र है ना। ये सब ध्यान रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के विजेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ टीम है ना। इसके अलावा थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है? तो इंडिया है। तो ये सभी बात आपको सैफ अभी हुआ है, SAFF सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप, ये भी श्रीलंका को हरा के इंडिया जीता है। तो आने वाले दिनों के लिए, हालांकि ये ICAR के एग्जाम में कल ही नहीं छपेंगे ये सब, है ना। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो भारत में हुआ था, यहाँ पे भारत ने 4 पदक प्राप्त किए। 4 महिलाओं ने देश का नाम रोज रचे। ये कौन है भाई? तो नीतू घनघस है ना, निखत जरीन है, लवलीना बोरगोहन है और स्वीटी बुरा है। तो इन चारों को ध्यान रखें। राजराज प्रथम कब गद्दी पे बैठे? 985 ईस्वी में राजराज प्रथम, अरे वही राजराज प्रथम है चोल वंश
के, है ना, जिन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। तो ये कब बैठे? 985 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था भैया? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इनके नायक कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी प्रकार के जो मिलता जुलता आंदोलन है आपका इंडिया के अंदर, ये आपका होम रूल लीग आंदोलन है। तो इसके मतलब चालू करने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट और तिलक को दिया गया था 1916 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये तो अभी मैंने इनकी बात कर ही लिया। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक डेकोमीटर कितना हेक्टोमीटर के बराबर होता है? भैया एक डेकोमीटर जो है 0.1 हेक्टोमीटर हो जाएगा। जिस प्रकार से, है ना, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से शुरू हुआ था? तो 1296 से शुरू हुआ था। देखिए मैंने मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन, इन चारों की शासन अवधि भी पार्टिकुलर आपको जो है 1-2 दिन पहले की जो मैंने टीसीएस वाली क्लास ली थी उसमें बता दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि इनके शासन अवधि ही डायरेक्ट पूछ देते हैं सलन्नत से, क्योंकि पिछले बार भी जीडी में काफ़ी इसी प्रकार के प्रश्न आए थे। और ये जो आपका सलन्नत काल है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है और आते ही रहेंगे, ठीक है। अभी जो है हड़प्पा सभ्यता को टीसीएस या फिर कोई भी जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है वो इनको भूल गया। हड़प्पा सभ्यता से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं हाल फिलहाल के 6-7 महीने में, मैंने जैसे कि रियलाइज किया, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू करवाए, 1000 खंबा महल बनवाए, सीरी का किला बनवाए, ये बात भी ध्यान रखना है, सीरी का किला, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अस्थायी सेना रखने के लिए जाने जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सिकंदर सानी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका में पहली बार प्रजातांत्रिक चुनाव कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। इनके नायक कौन थे? नेल्सन मंडेला, ठीक है। साउथ अफ्रीका के लोकप्रिय नेता कौन है भाई? नेल्सन मंडेला, जो किससे जुड़े रहे? रंगभेदी आंदोलन से। अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। और जो करंट वाला नेल्सन मंडेला गांधी पुरस्कार दिया गया है, ये आपको दलाई लामा को दिया गया है, जो तिब्बती धर्म गुरु हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसे ध्यान रखेंगे। नेल्सन मंडेला पूर्णतः विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन दोस्त भारत में किस लिए चलाए गए थे? तो ऑपरेशन दोस्त जो है सीरिया में जो भूकंप आया था उसके जो पीड़ित लोग थे उन्हें मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार की एक जो है पहल थी, ऑपरेशन दोस्त। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा का नाम आपने सुना होगा। जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, अपने अंतिम चरम पे था, तो वहाँ पे जो मेडिकल के स्टूडेंट भारत से गए थे पढ़ाई करने, जो फंस गए थे, तो उन्हें सकुशल भारत लाने की जो स्कीम चलाई गई उससे जो है ऑपरेशन गंगा कहा गया। सर्जिकल स्ट्राइक आप सभी जानते हैं, इसके ऊपर पिक्चर भी बने हैं। विकी कौशल इसमें हीरो हैं, जो कैटरीना कैफ के हस्बैंड हैं। इनके अलावा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भैया ये भी क्वेश्चन अलग से पूछे गए। तो 1 जुलाई 2017 को असम से पहला, और जीएसटी के बारे में मैंने अभी अभी पूरी बात कर ली, तो इसीलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं रखा है। बिमल घोष से एक प्रश्न आया था। देखिए एक तो बिमल पटेल है जो आपके नए संसद भवन है, इनके जो है अध्यक्ष बने हैं बिमल पटेल, ठीक है। लेकिन बिमल घोष से इससे भी एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो क्या क्वेश्चन आया था, आप लोग मुझे बताइएगा कि इससे क्या क्वेश्चन आया था। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? भैया 85-86 मीटर, याद रखने में बड़ा ही इजी है, इसीलिए पूछा गया है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, लेकिन भारत की पूर्णतः नहीं है, क्योंकि कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। एक सेकंड, हाँ मैं क्या बता रहा था कि K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन K2 का कुछ पार्ट जो है पीओके में चला जाता है, इसीलिए इसे हम पूर्णतः भारतीय नहीं मानते, इसीलिए हम कंचनजंगा को ही पूर्णतः भारतीय मानते हैं, जो सिक्किम में है। ये जो कंचनजंगा है ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। सबसे ऊंची चोटी कौन से विश्व में? माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, और माउंट एवरेस्ट के नाम जो है भारत के एक सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा है? मैंने बता दिया भाई, साउथ के सारे भाषा, साथ में जो है आपके ओडिसी और संस्कृत को ऐड कर देना है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? मैसूर में है। जोंगखा भाषा कहाँ बोली जाती है? भूटान के अंदर, VVI करके रखेंगे SSC के लिहाज से। दिवेही भाषा मालदीव में बोली जाती है। बंगला भाषा जो है बांग्लादेश में बोली जाती है। इस प्रकार से बर्मी भाषा म्यांमार में बोली जाती है। सिंहली भाषा श्रीलंका में बोली जाती है। तो जो पड़ोसी हमारा देश है उनकी जो भाषा है ऑफिशियल, उनके बारे में ध्यान रखना है। हीरे का अपर्तनांक कितना होता है? आपसे क्वेश्चन कर लिया था। देखिए मैंने जब मैं पढ़ता था तो मैं एक कोड बनाया था, जैसे मैंने समगोप्का बनाया है उसी प्रकार से मैं इसे सीहे निग्रे बनाया था। यकीन नहीं कीजिएगा आप, लेकिन मैं इसी टाइप से याद रखा हूँ, है ना। साक्षी यहाँ पे मैंने पूजा का ही काम कर रहा हूँ, पढ़ाना एक पूजा ही होता है। मैंने ये बचपन मतलब जब से मैं पढ़ता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में हूँ, तब से मैं याद रखा हूँ सीहे निग्रे। अब मुझे पता नहीं उस दिन मुझे कैसे ये कोड मिला, कहाँ से मिला, कैसे मैं याद रखा, लेकिन मैं आज भी याद रखा हूँ। इसे कैसे याद रखा हूँ, इससे क्या है फ़ायदा मुझे
समझे कि सी से होता है सिरका। सिरका का जितना मतलब आपका ये होता है पीएच, है ना, सिरका का पीएच कितना होता है भाई, है ना, 2.4 होता है। उतना ही हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4, है ना। नी का मतलब नींबू होता है, नींबू का जितना पीएच होता है उतना ही ग्रेफाइट का अपवर्तनांक होता है। तो नींबू का पीएच 2.2 और ग्रेफाइट का अपवर्तनांक 2.2। तो मैंने ये कोड याद रखा है, अगर आपको भी याद रखना हो तो आप भी रख सकते हैं, सी है निगरे, ठीक है। एक का पीएच दूसरे का अपवर्तनांक, एक का पीएच दूसरे का अपवर्तनांक। हीरा और ग्रेफाइट का यहाँ से मैं अपवर्तनांक रख लिया हूँ क्योंकि यही दोनों जो है आपके लूसेंट किताब में भी छपे हैं, आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और पहले तो लूसेंट किताब ही जो है सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करता था, आज ना आ गया है दुनिया भर का किताब जी, है ना। इसके अलावा ये चारों बात मैंने एक कोड में ही बता दिया तो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये थे अंतिम जो इस वीडियो का प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, एक बच्चे आज मुझे टेलीग्राम पे बोल रहे थे कि सर अगर हम आपसे 25 रुपया वाला PDF ले लेंगे, अजय कुमार शायद नाम है, तो मेरी क्या GK GS ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहना है कि आप ये चीज़ मुझसे मत पूछिए। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं कुछ पास्ट दिनों में, आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है, वहाँ पे 6-7 हज़ार बच्चे हैं, उनसे आप एक प्रश्न रखिए, पोल रख लीजिए या फिर कुछ भी माध्यम से आप जो है कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको हाँ कहे तभी आप PDF खरीदें। मैं ये भी बताऊँ कि जिन बच्चे को लगता है कि सफिशियंट है मेरे से, मतलब आप मैं देख के ही मैं कवर कर लूँगा, तो उन्हें PDF लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।